Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today topic of our discussion is going to be comparing unequal lives of projects with respect to net present value, and if we move forward we are going to discuss capital rationing as well along with valuation. We're just going to give you an overview of valuation techniques or valuation multiples, but before we go on to that, let me give you a brief review of previous lecture. In our previous lecture, we discussed net present value and IRR and their comparables as well. We compared them and we also discussed different aspects of net present value and IRR, how they give different rankings and what is the reason behind it. देखें, लास्ट लेक्चर की जहाँ तक बात आती है तो उसमें हमने डिटेल में देखा था नेट प्रेजेंट वैल्यू को भी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को भी, और उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में था दैट वाज री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन. हमने उसे भी डिटेल में डिस्कस किया था और कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी थी जो कि हमने ऑन बोर्ड की थी या स्लाइड्स के ऊपर ही सॉल्व की थी जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस. जहाँ तक प्रैक्टिस की बात है, आई एम गोना गिव यू एक्सरसाइजेज आप लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन बिफोर यू गेट दीज या एक्सरसाइजेज मिलने से पहले तक आप लोग प्रीवियस एक्सरसाइजेज में वैल्यूज को चेंज करके आप ये कर सकते हैं. और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का भी हमने डिस्कशन किया था एंड आज भी हम कैपिटल रैशनिंग में उसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे कि क्या इम्पोर्टेंस है या कितनी इम्पोर्टेंस होगी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की. लेकिन लेट अस स्टार्ट वेयर वी लेफ्ट ऑफ, जहाँ पे हमने छोड़ा था लास्ट लेक्चर वहीं से हम स्टार्ट करेंगे. एंड दैट इज फर्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी कंपेयरिंग अनइक्वल लाइफ प्रोजेक्ट, या हम उन प्रोजेक्ट को देखेंगे जिनकी इक्वल लाइफ नहीं है. क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में अभी तक हमने जितने भी प्रोजेक्ट डिस्कस किए थे उसमें एक चीज मुश्तरक थी, एक कॉमन थी कि सारों की जिंदगी या लाइफ स्पैन या टाइम ड्यूरेशन सेम था. उसमें दैट मेक्स अवर जॉब इजियर, या हम लोगों की जॉब आसान हो जाती है क्योंकि हमें एक जैसा टाइम स्केल मिल जाता है और हम उसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू और IRR की कैलकुलेशन में इतना प्रॉब्लम्स नहीं आती या इतना प्रॉब्लमेटिक एरिया नहीं होता. लेकिन एज वी मूव ऑन रियल लाइफ इट्स नॉट दैट सिंपल. हकीकी या कॉर्पोरेट लेवल पे जो जिंदगी आप गुजारेंगे इंशाल्लाह या आगे जाके रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में मोस्ट ऑफ टाइम दो प्रोजेक्ट्स की कभी भी एक जैसी लाइफ स्पैन नहीं होगा या टाइम ड्यूरेशन नहीं होगी. इफ यू गो थ्रू द फर्स्ट पॉइंट, इसमें एक चीज जो मेंशन की गई है इन्फ्लेशन. इफ यू लुक एट इट दैट इज योर इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन की जहां तक बात है, इन्फ्लेशन या कॉमनली नोन एज अफराते ज़र. अफराते ज़र का क्या इम्पैक्ट होता है हमारे प्रोजेक्ट्स पे. लेट मी गिव यू, इफ यू लुक एट दिस पॉइंट जो के फर्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या है कि इन्फ्लेशन इज एक्सपेक्टेड. प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कशन की थी कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज एग्जिस्ट करती हैं. हर इकोनॉमी में आपको अफराते ज़र मिलेगा. उसके डायनामिक्स क्या है, उसकी वजह क्या है, दीज आर सेपरेट, वो हमारा डिस्कशन का टॉपिक नहीं है. लेकिन ऑन जनरल नोट या जनरल पर्पस के लिए यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि हर दुनिया में हर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगी. इसमें देखें, इफ यू गो थ्रू द फर्स्ट पॉइंट, इफ यू लुक एट दिस, moreover both sale prices and operating cost will probably change. देखिए, प्रॉब्ली चेंज से मुराद ये होगी कि दे आर गोना गो अप. अगर इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करती है तो आप लोगों की प्राइसेस जो होंगी, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जिसे जनरली हम कहते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, दैट इज गोइंग टू गो अप अलॉन्ग विथ अदर फैक्टर्स जैसे आपकी सन्ड्री कॉस्ट होती है या ओवरहेड्स की कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी. लेकिन इसका हमारे पास क्या होगा,
इसका प्रॉब्लम क्या आता है कि हमने जो अज्यूम करते हैं, जनरली अज्यूम ये किया जाता है कि कॉस्ट रिमेन्स द सेम, या हम जनरल प्रीवियस एग्जांपल में भी लिया है कि ओवर द ईयर कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आई, लेकिन हकीकी जिंदगी में यू आर गोना गेट द सिचुएशन, या आपको सिचुएशन मिलेंगी जहाँ पे हर साल कॉस्ट में काफ़ी चेंजेस होंगी। इट मे गो अप और इट मे कम डाउन। और इसके बाद इफ यू गो थ्रू द सेकंड पॉइंट, रिप्लेसमेंट की यहाँ पे बात की गई है। इसमें देखें, इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यू हैव टू नोट इज दिस, आई एम गोना सर्कल इट, टेक्नोलॉजी, कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आएंगी या टेक्नोलॉजी चेंज होती जाएगी तो आपकी कॉस्ट पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा। टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट के साथ आपकी कॉस्ट पे मोस्ट ऑफ टाइम कॉस्ट विल कम डाउन। थिंक अबाउट इट। मैंने प्रीवियस लेक्चर में एंड उससे प्रीवियस में भी एग्जांपल दी थी फोर्ड के मॉडल टी की, असेंबली लाइन प्रोडक्शन। अगर कभी आप उनकी पुरानी वीडियोस देखें या जब भी एग्जांपल कोट की जाती है तो उसमें वो ये बताते हैं कि कई हजारों वर्कर खड़े हुए हैं एक लाइन, असेंबली लाइन पे एक गाड़ी आ रही है, देयर हर बंदा अपने हिस्से का काम कर रहा है एंड इट मूव्स फॉरवर्ड, और एंड पे असेंबली लाइन के एंड पे गाड़ी तैयार होके प्रोडक्शन लाइन से रोल कर जाती है। लेकिन आजकल के दौर में देखें टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है, नाउ इट इज डन बाय रोबोट्स। अब जाहिर सी बात है रोबोट्स वगैरह को तो आप वेजेस या सैलरीज नहीं देंगे, उनकी रिपेयर मेंटेनेंस होगी लेकिन लेबर से कम कॉस्ट होगी। और इफ यू गो थ्रू थर्ड पॉइंट, टेक्नोलॉजी की चेंजेस की वजह से एक दो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट जो आपने फॉर एग्जांपल लिया था 4 साल या 5 साल के लिए, या लेट सपोज 10 साल का प्रोजेक्ट था, लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हुई उसके बाद दैट प्रोजेक्ट और दैट प्रोडक्ट माइट बिकम ऑब्सोलीट। उसकी एक एग्जांपल ये थी, लेट सपोज आज से 10 साल पहले आपने कैमरा नॉर्मल जो होते थे नॉन डिजिटल कैमरास वो आपने प्रोड्यूस करने शुरू किए थे, आपने एस्टिमेट किया अगले 5-10 साल तक हम प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन बीच में क्या हुआ, टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हुई कि दे आर नाउ आउटडेटेड। रील वाले कैमरे अब कोई भी यूज नहीं करता, दे आर नाउ, अब प्रोडक्शन किसकी हो रही है, नाउ प्रोडक्शन हैज चेंज टू डिजिटल कैमरास। तो उस सूरत में क्या इम्पैक्ट होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, लेटर ऑन रियल ऑप्शन में हम ये फर्दर डिस्कस करेंगे कि आपके पास क्या ऑप्शंस होंगी। इन रियल लाइफ, फोर्थ पॉइंट, रियल लाइफ में क्या होता है कि ये सिनेरियोस बहुत जल्दी चेंज होते हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी या दूसरे फैक्टर्स की वजह से। एक उसकी एग्जांपल ये हो सकती है, हो सकता है कि आपकी गवर्नमेंट भी आपके प्रोडक्शन पे या प्रोडक्ट पे बैन लगा दे या उन्हें आपको मना कर दे फर्दर प्रोडक्शन से। और इसमें लास्ट पॉइंट पे इफ यू गो टू द लास्ट पॉइंट विच इज द फिफ्थ वन एंड दैट सेज कंप्यूटर स्प्रेडशीट्स हैं। जैसे आपके कॉमनली सबसे कॉमन जो स्प्रेडशीट पैकेज होगा दैट वुड बी MS एक्सेल, जिसके अंदर आप ये एनालिसिस बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर सकते हैं। इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेशन की अगर आप प्रैक्टिस करें या की होगी पास्ट में और अब अगर करें लास्ट एग्जांपल्स में भी, तो ये क्या, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट भी आपको काफी करना पड़ेगा और टाइम भी आपका, इट्स टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक। लेकिन स्प्रेडशीट्स जैसे एक्सेल वगैरह जो हम इंशाल्लाह लेटर हाफ में भी देखेंगे, उसमें सिमुलेशंस वगैरह और ये करना बहुत इजी होता है। यू जस्ट हैव टू चेंज वन वैल्यू एंड रेस्ट ऑफ द सिनेरियो चेंजेस, या आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं एंड दे आर मोर एक्यूरेट देन मैनुअल कैलकुलेशंस। नाउ वी कैन डिस्कस इकोनॉमिक लाइफ वर्सेस फिजिकल लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ होती क्या है, देखें इकोनॉमिक लाइफ में क्या है, वो लाइफ जो कि एसेट की वैल्यू को क्या कर रही है, मैक्सिमाइज कर रही है, या शेयर होल्डर्स वैल्यू को मैक्सिमाइज कर रही है। इससे मुराद ये होगा कि अगर आप लोगों ने अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा कि बुक वैल्यू है या डिप्रिसिएशन, अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड पे एक एसेट की, मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ, एक एसेट है आपका बाय नेम ऑफ ए, इसकी वैल्यू लेट्स से आई वुड से इज 500, यूजफुल लाइफ या बुक वैल्यू के हिसाब से देखा जाए दैट इज, अज्यूम कर लेते हैं हम, दैट इज 5 years। एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी होगी इसकी, स्ट्रेट लाइन पे अज्यूम किया मैंने, तो मैंने अज्यूम किया कि 5 साल इकोनॉमिक लाइफ है,
So annual depreciation is going to be for 5 years जो कि 100 per annum है, and in year at the end of year 3 3 साल के इख्तिताम पे चौथे साल के स्टार्ट में इसकी इकोनॉमिक लाइफ कितनी होगी. दैट इज गोइंग टू बी, मैं कह देता हूं कि 200 और 200. ये इकोनॉमिक वैल्यू या बुक वैल्यू है आपकी. लेकिन मैं कहता हूं कि ये जो आपने एसेट लिया था, वंस अगेन कैमरा की एग्जांपल को कंटिन्यू करते हुए, दिस एसेट वाज एक्चुअली योर कैमरा. लेट्स से कि ये वो रील वाला कैमरा था. नाउ आफ्टर 3 years टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है और अब क्या आ गए, डिजिटल कैमराज आ गए. अब डिजिटल कैमराज के आने से आफ्टर 3 years अब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर आप रील वाले कैमरे को यूज करेंगे तो क्या होगा, आपकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी. लेकिन डिजिटल कैमरे से एज कम्पेयर टू दैट आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी है, और दूसरी चीज क्या है कि आप लोगों की कॉस्ट भी कम हो जाएगी. तो आप क्या करेंगे, आर यू गोना कंटिन्यू विद दिस? माय मेन क्वेश्चन वुड बी, या आप एक सवाल जो आपके ध्यान में आना चाहिए, फॉर नेक्स्ट 2 years आर यू गोना कंटिन्यू जस्ट बिकॉज आपकी इकोनॉमिक लाइफ उसकी, या आपने जो अकाउंटिंग लाइफ ली है वो, क्योंकि आपने कहा था कि वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है, तो हम 5 साल तक नया कैमरा नहीं लेंगे सिंपली बिकॉज के उससे हमारा, लेट्स से कि इसकी आफ्टर एट द एंड ऑफ 3 years मैं कहता हूँ डिजिटल कैमरा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हुई. डिजिटल कैमरा इज गोना कॉस्ट यू समथिंग लाइक फर्दर 500. फर्दर 500 आपको का, या इसकी कॉस्ट 500 है. आर यू गोना चेंज इट और नॉट? अगर शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यू शुड नॉट चेंज इट सिंपली बिकॉज इसका ये क्या मतलब होगा कि आपने एडिशनल फंड्स, या ये 200 का क्या हो जाएगा, यूड लूज इट. इसकी मैं कहता हूँ स्क्रैप वैल्यू जो है एट दिस टाइम, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंजेस की वजह से, दैट इज ओनली गोइंग टू बी 50. इट्स गोइंग टू बी 150. आपका 150 का आपको लॉस हो जाएगा. आर यू गोना गो फॉर इट और नॉट? दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक लाइफ एंड फिजिकल लाइफ. इसमें देख लें एक सिंपल सी एग्जांपल से, यू कैन सी कि इकोनॉमिक लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यू हैव टू यूज इट फॉर फर्दर 2 years. लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है तो यू गॉट नो चॉइस, यू हैव टू बाय अ न्यू डिजिटल कैमरा. और ये कैमरे को क्या होगा, स्क्रैप वैल्यू 50 है तो आपने स्क्रैप कर देना है, आपने 150 का लॉस सफर करना है, एंड यू मूव ऑन. क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे नेक्स्ट ईयर हो सकता है इसकी ये वैल्यू भी आपको ना मिले. दीज आर द डिसीजंस जो कि आपको ऑन द ग्राउंड लेने पड़ते हैं, एंड इसके लिए यू हैव टू डेवलप योर ओन रैशनल, या आपको जस्टिफाई खुद ही करना पड़ेगा. इसमें देखें ये चीजें यहाँ पे पॉइंट्स में भी डिस्कस की गई हैं कि ओवर फुल फिजिकल लाइफ हम अज्यूम हमेशा ये करते हैं कि जैसे ये एग्जांपल दी थी आपको कि फुल फिजिकल लाइफ में आपने इसे यूज करना है, दैट वाज 5 years. लेकिन हमने क्या किया कि 3 years के बाद ही हमने इसे स्क्रैप किया, 50 रुपए का बेच दिया एंड 150 का लॉस सफर किया. लेकिन हमने क्या किया, डिजिटल कैमरे पे मूव ओवर कर. होपफुली बाय दिस एग्जाम्पल आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा. और बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन वंस अगेन, जैसे मैंने पहले भी कहा, आपको जस्टिफाई करना है और आप लोगों का दैट वुड बी अप टू यू कि क्या रैशनल या जस्टिफिकेशन देते हैं. इन रियल लाइफ सिनेरियोस चेंज वेरी क्विकली, वही बात आती है कि बहुत जल्दी चेंज होंगे, और अगर आप चेंजेस नहीं लेके आते तो आप क्या हो जाएंगे, योर फर्म वुड गो ऑब्सोलीट. रिमेंबर द एग्जांपल जो मैंने पहले लेक्चर में भी दी थी अबाउट कोडेक कैमरास. They did not catch up. Kodak camera once again for overview या for याद दहानी के लिए मैं रिपीट करूंगा, कोडक कैमरास वालों ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं किया था.
एंड नाउ वेयर आर दे, अब वो तकरीबन ख़त्म हो गई है कंपनी, इट्स नॉन एग्जिस्टेड। देखें ये जो एग्जांपल आपको दी गई है इसमें देखें यू गॉट एसेट, इसकी यूजफुल लाइफ इज 3 years, इसकी सैल्वेज वैल्यू 0 है। मैंने कहा इसकी स्क्रैप वैल्यू दैट इज सैल्वेज वैल्यू ऑल्सो कॉमनली नोन एज स्क्रैप वैल्यू। इसमें देखें अगर आप एसेट को बेचते हैं, यूजफुल लाइफ की अगर आप बात कर रहे हैं तो 10% के हिसाब से आपने डिस्काउंट रेट इसका कितना है, वी हैव अज्यूम्ड डिस्काउंट रेट ऑफ 10%। इसमें देखें कैश फ्लोज का दैट इज योर, इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेशन के लिए ये इनिशियल कैश आउटफ्लो है। इस पे देखें अगर आप इसे डिस्काउंट करेंगे, ये जो कैश इनफ्लोज, इसकी वजह से ये जो आपके इनफ्लोज आ रहे हैं, इसे अगर आप हर साल ये कितना इनफ्लो दे रहा है, फर्स्ट ईयर में यू गॉट 2000, इन सेकंड ईयर यू गॉट 2000, थर्ड ईयर 1750। अगर इसे नॉन डिस्काउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये इसकी स्क्रैप वैल्यू इफ यू एड दीज अप, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, दैट इज गोइंग टू बी, ये आप 5750। एक्चुअल में इसके कैश इनफ्लोज कितने दे रहा है, 5750। इसमें से अगर आप वो निकाल दें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, दैट इज योर 4800, तो आपके पास कितना बाकी बचेगा, यू आर गोना गेट 950, 950 रुपए आपकी सेविंग है। लेकिन 10% डिस्काउंट रेट है, हमने उस पर डिस्काउंट अगर करेंगे तो अगर 3 साल आप इसे ऑपरेट करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, रादर देन अर्निंग 950 you're gonna get loss of, you're gonna sustain loss of 14 now इसमें क्या हो रहा है, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव है, तो ये प्रोजेक्ट फीजिबल नहीं है या ये इस एसेट को यूटिलाइज करना फीजिबल नहीं होगा। लेकिन इसमें व्हाट अबाउट के, व्हाट इफ आप यहाँ पे इसे डिसकंटिन्यू कर दें। अब आपके पास प्रॉब्लम क्या है कि वेयर डू यू डिसकंटिन्यू इट, डिसकंटिन्यू कहाँ तक करेंगे। लेट्स सपोज अगर इसकी मैं कहता हूँ यहाँ पे इस एट दिस पॉइंट इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी, मैं कह देता हूँ कि लेट्स से कि इसकी स्क्रैप वैल्यू इज 2000, देन योर डिसीजन बिकम्स मच इजियर। उसकी वजह क्या होगी, रादर देन कंटिन्यूइंग फॉर 3 years आप इसे 2 years पे ही डिसकंटिन्यू करके यू आर गोना सेल इट फॉर दिस वैल्यू, जो कि मैं एस बी लिख लेता हूँ, दैट सिंबलाइजेस के स्क्रैप वैल्यू है इसकी। इफ यू वांट ट्राई इट विद इट, इफ यू वांट टू एक्सटेंड इट, सिंपल इसी एग्जांपल को आगे ले जाके फर्दर कैश फ्लोज को आप ब्रेकअप कर सकते हैं। रादर इसे इफ यू वांट टू एक्सटेंड इट टू फोर्थ ईयर एंड 5th ईयर, और स्क्रैप वैल्यू इफ यू वांट टू ऐड, इसमें लेट्स से कि फाइव से इसमें अगर 5th ईयर में तो स्क्रैप वैल्यू थोड़ी सी ऐड कर दें जस्ट फॉर सेक ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन मेन स्ट्रेस वंस अगेन वही है हमारा क्या कि दैट इज इट, नेगेटिव एनपीवी है या पॉजिटिव एनपीवी है। समटाइम इट हैपन्स, सो हैपन्स के इन रियल लाइफ दैट माइट बी चेंजेस इन कैश फ्लोज, यहाँ पे अगर चेंजेस आ जाती हैं देन व्हाट आर वी गोना डू, देन आपका डिसीजन क्या होगा। या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होती है, हो सकता है यहाँ पे जाके टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। मैं कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी यहाँ पे जाके फर्स्ट ईयर के एंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर चेंज हो जाएगी, तो आपने उसी टाइम पे डिसीजन लेना है कि आर वी गोना कंटिन्यू इट और नॉट, या इकोनॉमिक कंडीशंस अगर चेंज हो जाती हैं। उसकी एक एग्जांपल ये है कि इफ यू रिमेंबर टेक्सटाइल मिल्स का एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन एप्टमा का एक बहुत बड़ा इश्यू चल रहा था गवर्नमेंट से, दैट वाज रिलेटिंग टू लोड शेडिंग। गैस की और बिजली की लोड शेडिंग की वजह से दे वर सफरिंग हैवी लॉसेस, और प्रीवियसली 2-3 सालों में बहुत ज्यादा कॉटन टेक्सटाइल के और जिनिंग यूनिट्स या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बंद हुई थी।
एट दैट लेवल या एट दैट टाइम, आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले जब लोड शेडिंग पीक पे थी, तो उनके मालिकान को या मैनेजर्स के पास क्या डिसीजन था कि मौजूदा हालात में या फ्यूचर में जो कंडीशन था, शुड वी कंटिन्यू और नॉट। क्योंकि वो यूनिट्स 1-2 सालों के लिए नहीं लगे थे, लेकिन दे इफ़ यू गो थ्रू, इसी तरह से अगर आप देखें कि फ्यूचर में हालात क्या जाने, उसके हिसाब से हो सकता है कि दे सफर्ड ह्यूज लॉसेस, लेकिन उन्होंने क्या किया, रादर दैन कंटिन्यूइंग, उन्होंने लॉसेस को प्रेफर किया कि फ्यूचर में जाकर कंडीशन और ख़राब हो जानी थी। इसमें देखें, जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर यहाँ पे इसे आप बेच देते हैं, इसकी इकोनॉमिक लाइफ की अगर आप बात करें, सैल्वेज वैल्यू इसकी कितनी होगी, यानी 3 साल बाद तो ये इसकी वैल्यू 0 है, लेकिन इसे मैंने फर्दर इसे लेके गया हूँ प्रीवियस एग्जांपल को, जस्ट फॉर सेक ऑफ इलस्ट्रेशन, कि सेकंड ईयर में इसकी कितनी आ जाती है। अगर एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर अगर आप इसे बेचेंगे तो ये कितना रह जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी रह जानी है, एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर ड्यू टू डिस्काउंटिंग दिस। ये जो डिस्काउंट रेट था हमने लिया था 10% का, उसकी इम्पैक्ट जब आपने इंक्लूड किया तो यू वुड से कि यार रादर देन कंटिन्यूइंग फॉर 3 years, अगर हम दूसरे साल पे इसे बेच देते हैं तो वी आर नॉट गोना सफर दैट लॉस, इंस्टेड वी आर गोना हैव प्रॉफिट ऑन इट। नाउ दैट इज एक्सरसाइज फॉर यू गाइस टू डिसाइड कि जस्ट फॉर सेक ऑफ रिवीजन किया है। इसमें से देखना ये है कि methods are consistent with 4 criteria satisfied NPV listed start of topic पे जो हमने वो किया था। NPV is cash flow based। इसमें देखें now, इनमें से कैश फ्लो बेस्ड कौन सा अलाउड फॉर, कौन सा मेथड ऐसा है जो कि आपको अलाउ करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। पे बैक पीरियड कैश फ्लो बेस्ड है, डिस्काउंटेड पे बैक, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। That is going to be your exercise which you have to practice. If you go through previous lectures and slides, that would be really easy. And by doing this exercise, you would get to know कि यार इनमें से एक किस्म की summary होगी। Now we're gonna move to, because that would almost end this topic जो कि previous 2 lectures में continue किया था, लेकिन we have to move onward to and change our focus जो कि है now we come down to budgeting। optimum capital budget क्या होगा। इसमें देखें once again वही पुराना argument आ रहा है which maximizes the value of firm। फाइनेंस थ्योरी वही बात आती है कि क्या कहती है कि should be accepted and पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, यानी कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपने एक्सेप्ट नहीं करना जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह होगी कि लेट्स से यू गॉट, मैं कहता हूँ कि मेरी फर्म है बाय नेम ऑफ MBA इंक, इसके 3 प्रोजेक्ट्स हैं A, B एंड C। इनकी नेट प्रेजेंट वैल्यूज जो मैं अज्यूम करता हूँ वो A की 1, 10, 20, 30। अगर फर्म की 3 ही प्रोजेक्ट्स हैं तो इसकी टोटल या ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट वुड बी 60। लेकिन आप इसमें एक और प्रोजेक्ट ऐड कर देते हैं। मैं कहता हूँ लेटर सिनेरियो में एक और प्रोजेक्ट है बाय नेम ऑफ F। इनकी वैल्यूज वही हैं 10, 20, 30 एंड F की वैल्यू जो है दैट इज -10। इसकी इन टर्म्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी क्योंकि -10 है तो ये क्या होगा? इसकी अब टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कितनी रह जाएगी? दैट इज नॉट गोइंग टू बी 50, 60, दैट हैज कम डाउन। तो यानी कि नेगेटिव एनपीवी प्रोजेक्ट्स जो हैं रादर देन क्रिएटिंग वैल्यूज, आप लोगों की वैल्यूज को क्या कर देंगे? डिस्टॉर्ट कर देंगे, वैल्यू ऑफ फर्म को डिस्ट्रॉय करने लगेंगे। लेकिन दैट इज नॉट इन रियल लाइफ।
इन रियल लाइफ देयर आर टू कॉम्प्लिकेशन, दो कॉम्प्लिकेशंस जो आती है कॉर्पोरेट सेक्टर में या प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, जो जनरल नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या जिन्हें हम कंपनीज के नाम से जानते हैं। देयर माइट बी प्रॉब्लम्स विद सोशल सेक्टर। हो सकता है कि अगर ये MBA इंक जो है ये अगर सोशल सेक्टर में काम कर रही है, ये जो हमने पहले भी जिक्र किया है इस प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट F, ये क्या है? इस प्रोजेक्ट का मैं कह देता हूं कि इसकी वजह से आपकी वैल्यू तो कम हुई है ऑर्गेनाइजेशन की, लेकिन ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि उस एक एनजीओ या सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, ये इवन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सोशल वेलफेयर। क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है तो ये क्या कर रहा है? सोशल वेलफेयर क्रिएट कर रहा है। इस वजह से दे माइट बी विलिंग टू टेक दैट। या गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी पब्लिक इंटरप्राइजेज में सबसे मेन ऑब्जेक्टिव आपका प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता, दे रादर गो फॉर सोशल वेलफेयर। उस लेवल पे अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दे वुड रादर से कि यार हम 3 के बजाय 4 चौथा प्रोजेक्ट भी शुरू रखते हैं। लेकिन स्ट्रिक्टली फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेकिन हमने पहले भी पढ़ा है कि और शुरू से एंड तक यही हम नोशन लेके चलेंगे कि आपकी मेन ऑर्गेनाइजेशन या एक कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज करना, यानी शेयर होल्डर्स का पैसे को या दौलत को मैक्सिमाइज करना, बढ़ाना। तो उस सूरत में जाहिर बात है इन दिस केस अगर आप प्रोजेक्ट F ले लेते हैं, एक प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी लेती है या एक बिजनेस अगर प्रोजेक्ट F लेगा तो अपने ऑब्जेक्टिव में क्या हो रहा है? दैट इज गोइंग टू फेल। जहां पे दो कॉम्प्लिकेशंस की बात है तो क्या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होती है, व्हाट इज इट, वी कैन डिस्कस इट। एंड देयर इज अनदर थिंग दैट इज कैपिटल रैशनिंग। कैपिटल रैशनिंग से क्या मुराद है, या मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? विद एवरी यूनिट ऑफ कैपिटल यू रेज या एवरी एडिशनल यूनिट आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। इसमें देखें फ्लोटेशन कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट की जहां तक बात करें, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट है क्या? देखें यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि इन टिपिकल फाइनेंस लिटरेचर हम दो चीजें एज्यूम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक होती है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है हम ये एज्यूम करते हैं कि ये कितनी है? 0 है। किसी किस्म का आपने ट्रांजैक्शन करना है, उस पर कोई भी आपका खर्चा नहीं होगा या पैसा नहीं लगेगा। लेकिन इन रियल लाइफ क्या होता है कि अगर आपने डेट इश्यू करना है या इक्विटी इश्यू करना है, इट इज अ लेंथी लीगल प्रोसेस और आप कंपनी ऑन इट्स ओन नहीं करती मोस्ट ऑफ टाइम, और अगर करती भी है तो उसे काफी अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। इसमें देखें कि कि फ्लोटेशन कॉस्ट की वजह से कॉस्ट आपकी कैपिटल की कॉस्ट क्या हो जाएगी? दैट इज गोना जंप अप या इंक्रीज हो जाएगी। देखें एक और चीज क्या है कि लेट्स से कि आपकी वही एग्जांपल आज के लिए हम कंटिन्यू करेंगे MBA इंक की। MBA इंक ने अगर कैपिटल रेज करना है या फंड रेज करने हैं, दैट इज फॉर 10 मिलियन डॉलर्स के MBA इंक फंड रेज करना चाह रही है फॉर एनी प्रोजेक्ट। नाउ इसमें क्या होगा कि दे मे गेट इट। लेट्स से कि मैं कहता हूं $10 मिलियन, इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू स्पेंड $10 मिलियन या इन्वेस्ट करना चाहेंगे। लेकिन लेट्स से कि अगर इसी सिनेरियो को मैं आगे लेके चलता हूं, अगर यही ऑर्गेनाइजेशन MBA $1000 मिलियन मांगती है इन्वेस्टर से, तो ये क्या होंगे? इन्वेस्टर माइट नॉट बी विलिंग, इन्वेस्टर इतने विलिंग नहीं होंगे कि इतने बड़े फंड इन्हें दे दिए जाए, सिंपली बिकॉज उनका क्या होगा? दे परसीव इट टू बी रिस्कियर। देखें अगर आपके 10 रुपए कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डूब जाएं
आपको इतनी टेंशन ज़रूर होगी कि आप कहेंगे हमारा पैसा डूबा, लेकिन यू वुड नॉट बी दैट मच बॉदर्ड, कि आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी एज कम्पेयर टू अगर आपने 10,000 रुपये वहाँ पे इन्वेस्ट किए और वो डूब जाए। दैट वुड मीन कि आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी और फर्म के लिए भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसकी रेपुटेशन वगैरह का बहुत प्रॉब्लम आ जाता है और लीगल इश्यूज भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। अगर आप देखें मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, ऑप्टिमम बजट क्या होगा। इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी शेड्यूल है, इसमें क्या हो रहा है कि न्यू कैपिटल जो अगर आप देखें इसे क्या इट्स गोना गो डाउन इस तरह आ रहा है, और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो रहा है, इट्स गोइंग अप। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ये आपका क्या होगा, यू वुड से दैट इज ऑप्टिमम कैपिटल बजट। यानी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी, और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम हो गया। एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखें तो ये लेट्स से कि मैं इसे कह देता हूँ दैट इज योर पॉइंट ए, दिस वन पॉइंट ओ, एंड दिस आई वुड से इज पॉइंट बी। इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिनिमम किधर है, एट दिस पॉइंट जो कि मैंने कहा पॉइंट बी। लेकिन तो हमें शुड बी चूज दिस, नो। उसकी वजह क्या है कि पॉइंट बी पे आपकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, ये मैक्सिमम है और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिनिमम है। सो वी हैव टू देयर इज अ ट्रेड ऑफ। हम ट्रेड ऑफ किधर करें, जहां पे ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं। इस पे टोटल कॉस्ट क्या होगी, दैट इज योर मिनिमम, और हम कहेंगे ये ऑप्टिमल कैपिटल बजट या कैपिटल बजट के हिसाब से ऑप्टिमल पॉइंट है। सेम थिंग इज एक्सप्लेन्ड इन दीज स्लाइड्स। इसमें देखें, इसमें जो कह रहा है कि दिस विल मैक्सिमाइज वैल्यू क्रिएटेड मैक्सिमाइज क्यों करेगी, इफ यू लुक बैक इसमें टोटल कॉस्ट, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि दिस एट दिस पॉइंट समथिंग 100 होगी, यहाँ पे 10 हो जाती है, यहाँ पे लेट्स से 20 है, यहाँ पे वंस अगेन 100 हो जाएगी। तो इस पे देखें ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों सम ऑफ कॉस्ट या टोटल कॉस्ट जो होगी वो बहुत कम होगी। जैसे कि आपको इफ यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो टॉपिक होगा उसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेट, इक्विटी, डेट और इक्विटी के हिसाब से भी कि किस तरह डिटरमिन किया जा सकता है ये पॉइंट, ये क्या डिटर्मिनेंट्स होंगे और अगर न्यूमेरिकली आप कैसे इसे वो करेंगे। नाउ वी मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक विच इज कैपिटल रैशनिंग, जो कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था। कैपिटल रैशनिंग क्या है? Sufficient funds are available for all NPV projects. Positive NP. ये once again problem is real life और theoretical या फाइनेंशियल लिटरेचर, जो फाइनेंस से रिलेटेड लिटरेचर होगा उसमें एक चीज़ हम अज्यूम यही करते हैं कि आपके पास सफिशिएंट फंड होंगे। यानी कि MBA इंक जो है इसने लेट्स से कि आइडेंटिफाई किए 10 प्रोजेक्ट्स, 10 के 10 प्रोजेक्ट हैं और मैं ये अज्यूम करता हूँ ऑल ऑफ देम हैव पॉजिटिव NPV। सारों के पास ये सारों की पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू है। तो इसे फाइनेंशियल लिटरेचर के मुताबिक सारे के सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर ये करेगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फर्म की मैक्सिमम हो जाएगी। इसमें देखिए सेकंड पॉइंट, व्हेन डिमांड फॉर इन्वेस्टेबल फंड्स व्हिच एक्सीड फंड करंट अवेलेबल फ्रॉम। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम यही है कि इन रियल लाइफ फंड्स आपके पास इंटरनल सोर्सेज से आपके पास फंड्स पूरे नहीं होते या सफिशिएंट नहीं होते। मैं इसी के एग्जांपल को फर्दर लेके जाता हूँ, इन दिस कॉन्टेक्स्ट पॉइंट 2 के कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि आपके पास टोटल फंड की रिक्वायरमेंट जो है $1,000 है।
यानी $1000 है इन 10 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए, और इसमें एवरेज जो है 100 है। एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज 100 हर प्रोजेक्ट में। 10 प्रोजेक्ट हैं तो 1000 आपका टोटल हो जाएगा। लेकिन MBA इंक के पास टोटल फंड्स जो अवेलेबल है इंटरनल सोर्सेज से, यानी कि रिटेन्ड अर्निंग से या दूसरे रिजर्व से, दे आर ओनली गोइंग टू बी, सपोज कर ले तो 300, टोटल फंड्स 300 हैं। तो अब उसमें क्या, हाउ आर दे गोना ट्रीट इट, ये क्या होती है, दैट इज कैपिटल रैशनिंग सिचुएशन। इसकी वजह से क्या होगा, मैं कहता हूँ एवरेज इन्वेस्टमेंट जो थी, हमने पहले भी कहा था दैट वाज 100, तो ये मैक्सिमम कितने प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक कर सकती है MBA इंक, दैट इज गोइंग टू बी, इट कैन ओनली अंडरटेक 3 प्रोजेक्ट्स। और सेम आर्ग्यूमेंट है कि अगर नेगेटिव NPV प्रोजेक्ट होंगे तो वो आपकी फर्म की वैल्यू डिस्ट्रॉय करेंगे। लेकिन एक जो नई चीज है, ये हमने वंस अगेन अजम्पशन पे है, और रियल लाइफ में भी ये सिनेरियो देखे जाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है या फर्म हर एक में इन्वेस्ट करेगी, तो हो सकता है कि वो मार्जिनल रेट पे या मार्जिनल प्रोजेक्ट्स जो होंगे उन पे इन्वेस्ट करें, फॉर जिनकी नेगेटिव भी हो सकती है NPV है, जिसमें वोलेटिलिटी या लॉस के चांसेस ज्यादा होंगे। मार्जिनल प्रोजेक्ट्स कौन से होंगे, लेट्स सपोज के एवरेज नेट प्रेजेंट वैल्यू जो आती है, दैट इज एवरेज NPV जो आ रही है, दैट वाज समथिंग लाइक, मैं कह देता हूं कि 30 पर प्रोजेक्ट है एवरेज। लेकिन इसमें कई प्रोजेक्ट 10 के 10 में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, ये सिनेरियो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि आपके पास फुल फंड है, 1000 के फंड अवेलेबल हैं और आपने 10 प्रोजेक्ट में करने हैं, जिसमें से कई एवरेज जो है वो 30 बनती है। लेकिन कई प्रोजेक्ट ऐसे, मैं कहता हूँ 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी NPV जो है दैट इज ओनली 3 and 4, यानी कि कई प्रोजेक्ट इसमें ऐसे होंगे जिसकी मोर देन 30 होगी, और कई प्रोजेक्ट ऐसे होंगे जिसकी लेस होगी। और इसमें से 2 जो प्रोजेक्ट मैंने अज्यूम किए कि उसकी 3 और 4 नेट प्रेजेंट वैल्यू है, तो शुड वी गो फॉर इट और नॉट। तो दैट इज वन इशू कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा फंड होंगे, आप सिंपली कहेंगे क्योंकि एवरेज 30 आ रही है, वी शुड गो फॉर इट। लेकिन ये मार्जिनल प्रोजेक्ट जो हैं, दे माइट डिस्ट्रॉय द वैल्यू। हो सकता है कि अगर प्रॉब्लम आती है यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि NPV हर एक की 5 से कम हो जाती है, कोई इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हुई और आपकी NPV क्या होगी, हर NPV में -5 कर दिया, यानी कि नेट एवरेज 25 पे आ जाती है। तो इनका क्या होगा, ये दोनों की नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 and -1। दैट इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट। इसमें देखें once again, इसे the other reason for including this is you would have studied that in economics in perfect capital market. In perfect capital market, इस प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या कहा था, इंटरनल सोर्सेज से अगर आपके पास पैसा नहीं होता। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट के परफेक्ट कैपिटल मार्केट है कि आपकी परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है, या ऐसी मार्केट जिसमें परफेक्ट कैपिटल मार्केट से हमारी मुराद क्या होती है, जिसमें अनलिमिटेड फंड्स होंगे। अनलिमिटेड फंड्स हैं, और जैसे आपने कोई पॉजिटिव NPV प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किया और जो लोगों ने क्या करना है, यू कैन गेट फंडिंग। फंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी एज सून एज यू आइडेंटिफाइड पॉजिटिव NPV प्रोजेक्ट, लोगों ने आपके उसमें इन्वेस्ट कर देना विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। और इसमें क्या होगा, वंस अगेन कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नहीं होगी। जैसे हमने फ्लोटेशन कॉस्ट का जिक्र किया था प्रीवियस उसमें, तो इसमें क्या होगा, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह नहीं होगी। इसलिए
अगर आपने 100 के फंड्स मांगे हैं तो आपके को कितने ही मिलेंगे, 100 ही पूरे का पूरा मिलेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट 0 है। लेकिन अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है, लेट्स से कि फ्लोटेशन कॉस्ट है 10 की, तो क्या होगा, दैट वुड मीन कि 100 में से आपने 10 को क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो आपके पास टोटल फंड्स कितने होंगे, 90, एंड दैट वुड बी योर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। लेकिन इसमें इन प्रैक्टिस के अंदर हमें क्या होगा, प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन क्या होता है, दैट इज information, you can say that information, सिंपल टर्म में अगर आप कहेंगे इंफॉर्मेशन गैप होता है इन्वेस्टर्स में और फर्म में, कि इन्वेस्टर्स आर नॉट 100% श्योर कि ये जो आपकी अबाउट द वैल्यू, और इसमें लेट मी ऐड दिस कि इसमें क्या होगा कि इन्वेस्टर्स के में या मार्केट में नो सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, या सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, यानी कि अगर मैं कहता हूं कि ये फंड, ये जो प्रोजेक्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूं, प्रोजेक्ट ए और बी, इसके डायनामिक्स 100% डायनामिक्स और 100% जो मैं बात कर रहा हूँ वो ट्रू होगी, और आपको भी ये बात पता होगी। यानी कि ये नहीं होगा कि कोई हेरा फेरी होगी या 2 नंबरी होगी, या फिर ये होगा कि आप लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होंगी, और आप लोगों को भी सारी डिटेल मिलेगी। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, कंपनी A to Z डिटेल्स नहीं अनाउंस करती, सिंपली बिकॉज कंपटीशन का भी इशू आता है, दूसरी कंपेटिटिव एज और दूसरे कंपेटिटर्स जो है they may take advantage of it. Adverse selection problem, once again, हो सकता है कि कंपनी के जो मैनेजर हैं, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो क्या कर ले, रॉन्ग डिसीजंस। यानी कि उन्होंने एज्यूम किया था कि MBA इंक वालों की एग्जांपल ही ले लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि इफ यू गो टू लास्ट स्लाइड, जैसे हमने प्रीवियस, इफ वी टेक दिस एग्जांपल जो कि हमने प्रीवियसली वो की थी, इसमें हमने कहा था कि आपकी MBA इंक वालों का अगर आप देखें एग्जांपल लेके चलते हैं, तो उन्होंने कहा एवरेज नेट प्रेजेंट वैल्यू 30 होगी हमारी, लेकिन हकीकत में वो कितनी निकली, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हुई तो वो 5 से लेस होगी, और एवरेज आपकी कितनी होगी थी, 25। उस सूरत में क्या हुआ, क्योंकि ये एडवर्स सिलेक्शन प्रॉब्लम था कि दे मेड रॉन्ग डिसीजन, या उनके एस्टिमेट्स जो थे वो गलत थे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके प्रोजेक्ट्स में भी इशू आ जाएगा प्रॉफिटेबिलिटी का। और जैसे मैंने बताया कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट हमेशा एग्जिस्ट करती है, जो कि हमने जैसे इन दिस केस आपने 100 के फंड्स मांगे थे, नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, आई वुड से नो टी कॉस्ट यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो आपको कितना मिल रहा है, 100 के 100 ही आपको मिलेंगे। लेकिन मैंने कहा फ्लोटेशन और दूसरी कॉस्ट क्योंकि रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, मैं कहता हूँ 10% थी, इस वजह से आपके रिक्वायर्ड फंड्स कितने रह गए, आपको रिक्वायर्ड फंड्स 100 थे, लेकिन एक्चुअल में हकीकत में आपको सिर्फ 90 मिले हैं। और इन कॉस्ट की वजह से क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि दे ऐड टू दी कॉस्ट को क्या कर देते हैं, आपकी इंक्रीज कर देंगे। Now we come to hard capital rationing and soft capital rationing. Hard capital rationing क्या होगा? Refers to case where constraints on investable fund is imposed externally. Externally यानी कि आपके कई चीजें ऐसी होंगी, externally से मुराद मार्केट होगी आपकी। मार्केट में क्या है कि एक चीज आपको you have to keep in mind is कि इन रियल लाइफ सिनेरियो कंपनी कैन नॉट कंट्रोल द मार्केट। मार्केट या एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते।
उसकी एक एग्जांपल ये है कि लेट से जैसे आपको मैंने एप्टिमा या टेक्सटाइल मिल्स की एग्जांपल दी थी, उसमें क्या है, बिजली का बुहरान है, गैस का बुहरान है, कंपनीज क्या कर सकती है, दे कैन नॉट डू एनीथिंग रादर देन जस्ट फॉलो इट, या उसे पे क्या करेंगी, वो शोर शराबा जरूर करेगी लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर सकती। गवर्नमेंट पॉलिसी थी रिगार्डिंग सीएनजी के 3 दिन या 2 दिन सीएनजी की लोड शेडिंग होगी, सीएनजी स्टेशन वाले कंज्यूमर्स दे आर अनएबल टू डू एनीथिंग सिंपली बिकॉज कि वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि कंपनी के या बिजनेस के कंट्रोल से बाहर हैं। इसमें देखें क्या होगा हार्ड कोर में कि इम्पोज बाय एक्सटर्नली इम्पोज की गई है ये रिस्ट्रिक्शन, कि गवर्नमेंट या फिर कंपनीज को मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट आपको फंड देने को तैयार नहीं है, इवन दो प्रोजेक्ट पॉजिटिव है, सिंपली बिकॉज कि इसकी वही एग्जांपल लेके चलेंगे। एमबीए इंक ने एक प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किया है बाय द नेम ऑफ बीएस कंप्यूटर्स के नाम से एक प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किया। इसकी अकॉर्डिंग टू देम एनपीवी जो है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल पहली शर्त पूरी करती है इन्वेस्टमेंट की कि वो क्या है, पॉजिटिव है, एंड द टोटल वैल्यू ऑफ एनपीवी इज 1000 और इन्हें फंड्स की रिक्वायरमेंट जो है दे आर गोइंग टू बी 10,000। ये टोटल यानी कि उन्होंने कहा कैपिटल मार्केट से या फंड रेज करना चाहते हैं एमबीए 10,000 और नेट प्रेजेंट वैल्यू उसकी कितनी है। एक तो एक पहली चीज ये कि पॉजिटिव है, दूसरी चीज क्या है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू इज 1000। लेकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट डज नॉट वांट दिस प्रोजेक्ट टू कंटिन्यू। गवर्नमेंट क्या कहती है, ये प्रोजेक्ट नहीं चलना चाहिए। सिंपली उसकी कोई भी रीजन हो सकती है, सोशल रीजन भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी। एक इसकी एग्जांपल ये ले लें कि लेट्स से कि इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग सिगरेट्स और लेट्स से अल्कोहल रिलेटेड या ड्रग्स वगैरह कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या नारकोटिक प्रोडक्ट है आपका, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि आप यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन दीज फंड। लेट्स सपोज कि पाकिस्तान में आज शरीयत बेस्ड या इस्लामिक गवर्नमेंट आ जाती है, सेटअप आ जाता है, तो इस्लाम में प्रोहिबिटेशन है किस चीज पे, अल्कोहल वगैरह से रिलेटेड, असले से और नारकोटिक्स में इन्वेस्टमेंट से। तो क्या होगा, वुड दीज कंपनीज जो कि ये बिजनेस कर रही हैं, फॉर एग्जांपल सिगरेट से रिलेटेड या टोबैको से रिलेटेड, पीटीसी पाकिस्तान टोबैको कंपनी, तो उन्हें फंडिंग मिलेगी? नो। और ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग देखते हैं, हर उसका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा डिपेंडिंग अपॉन योर रिलीजन, सेक्ट एक्सेट्रा। इसमें है क्या कि आपको टू सम इट अप यू नॉट, आपको मार्केट एक्सटर्नल सोर्सेज से फंडिंग की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, या वो आपको अवेलेबल ही नहीं होंगे या देना ही नहीं चाहते। देना भी चाहते तो गवर्नमेंट आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती। एक एग्जांपल इसकी थी आफ्टर 28 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, उसके बाद एक प्रॉब्लम आई थी कि गवर्नमेंट ने फॉरेक्स बिजनेस पे पाबंदी लगा दी थी। तो फॉरेक्स बिजनेस पे क्योंकि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था या उसे बैन कर दिया था, तो उसमें कोई भी अगर एक्सटर्नल मार्केट आप फॉरेक्स का ट्रेडिंग करना चाह रहे थे तब भी आपको पैसा नहीं दे रही थी या देने को तैयार थी। और इसमें दूसरी चीज क्या है कि कंस्ट्रेंट इम्पोज इंटरनली। अगर आपकी यही कंस्ट्रेंट इंटरनली है या आपकी मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि फलां प्रोजेक्ट में हमने इन्वेस्ट नहीं करना ड्यू टू एनी रीजन, हो सकता है कि आपने यही एमबीए इंक की फर्दर एग्जांपल इसकी ले लेते हैं कि एमबीए इंक ने एक प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किया है, यही वाला, इसी प्रोजेक्ट को हम लेते हैं बीएस कंप्यूटर्स के नाम से कोई प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किया, सेम इसके यही चीजें हैं, लेकिन मैनेजमेंट ये कह रही है, मैनेजमेंट का ये कहना है कि ये इसकी प्रोजेक्ट की लाइफ में फर्दर ऐड कर देता हूं 4 ईयर्स है। मैनेजमेंट का कहना है कि टेक्नोलॉजी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी विद इन नेक्स्ट
2 years। जो ये टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो ये क्या हो जाएगा, तो ये प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, ये जो प्रोजेक्ट है ये हमें स्क्रैप करना पड़ेगा। और हो सकता है कि रादर देन कि 2 साल बाद हम इस प्रोजेक्ट को स्क्रैप करें, हम ये कंटिन्यू या स्टार्ट ही नहीं करते, एंड वी रादर गो फॉर सम अदर ऑप्शन, किसी और ऑप्शन की तरफ हम जाते हैं। दैट वुड बी ए सॉफ्ट कैपिटल रेशनिंग। इसमें देखें दी सेम आर्ग्यूमेंट्स आर रिपीटेड, लेकिन इसमें देखें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें लेट से कि जो प्रीवियस एग्जांपल में लिया था 10 प्रोजेक्ट है, लेकिन आपके पास क्या है, फंड्स आर रिस्ट्रिक्टेड। आपके पास फंडिंग 3 प्रोजेक्ट के लिए ही है, 300 फंडिंग थी, हमने ज्यूम किया कि 3 प्रोजेक्ट पे ही आपने वो करना है। तो उसके लिए आप किस क्राइटेरिया पे बेस करते हुए आप लोगों ने उस पर फंडिंग की एलोकेशन करनी है। नाउ इसमें एक आपको एग्जांपल दी हुई है, ये नेक्स्ट उस पे स्लाइड पे आपको दी जाएगी। इस पे नेट प्रेजेंट वैल्यू जो कि हमने प्रीवियस वो किया, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% और कंस्ट्रेंट फर्म की कितनी है, दैट इज योर 50,000। ये क्या होंगे, यू कैन से दैट रिस्ट्रिक्शन ऑन फंड्स है। नाउ इसमें देखें ये आपके पास एक शेड्यूल आपको दिया गया है। नाउ यू गॉट A, B, C, D and E। इस इलस्ट्रेशन या एग्जांपल से दैट वुड मेक इट मच इजियर। यू कैन सी कि पहले आपने प्रोजेक्ट A की अगर आप बात करें तो इसमें क्या है, इनिशियल आउटले कितना है, दैट इज, एंड यू हैव टू कीप इन माइंड फॉर कि हर एक के साथ आपने यू कैन से कि ये इट्स नॉट गोइंग टू बी 50, इट्स एक्चुअली वुड बी 50,000 एंड सारों में यही आपने 1000 ऐड कर देना है। आई हैव डन इट सिंपली टू सेव स्पेस, क्योंकि स्पेस वगैरह सेव करने के लिए मैंने ये किया। नाउ इफ यू लुक एट इट, प्रोजेक्ट ए की अगर आप बात करते हैं तो इसमें कितना है, 50,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो एंड में नेट प्रेजेंट वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 4,545। प्रोजेक्ट बी में कितने, 20,000 इन्वेस्टमेंट पे आपके पास 2,000 आ रही है। प्रोजेक्ट सी में भी आपके पास 2,200 है। देन इसमें सारों को आप देखें। नाउ यू गॉट 2 चॉइसेस। अब आप क्या करेंगे, आइदर वुड यू गो फॉर प्रोजेक्ट ए, और अगर इफ यू ऐड दीज, इसमें क्या प्रोजेक्ट, इनका स्केल अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट ए में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास फंड लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्शन है। और या फिर आप दूसरी चॉइस क्या है, आप कितने प्रोजेक्ट और कंटिन्यू कर सकते हैं, दैट इज गोइंग टू बी 2 प्रोजेक्ट्स वर्थ ऑफ 20,000 एंड 1 ऑफ 10। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, आइदर यू वुड गो फॉर 2 ऑफ दीज, यानी इन 3 में से 2 प्रोजेक्ट ले सकते हैं और इसमें से इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, या कोई इस तरह का अल्टरनेटिव मिक्सचर होगा। आइदर यू वुड गो फॉर 2 प्रोजेक्ट, सिंपल सी बात है, तो उसमें क्या होगी, फंड यूटिलाइजेशन नहीं होगी, तो आप प्रोजेक्ट ई के साथ पेयरिंग करेंगे या क्या कॉम्बिनेशन रखेंगे, ये आपकी नाउ दिस इज चॉइस यू हैव टू मेक। और डिसीजन मेकिंग के लिए इसके लिए हमने क्या कहा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो इसकी कितनी है, टोटल ये आपको कितना कमा के दे रहा है। ये प्रोजेक्ट अगर 50,000 इन्वेस्ट करते हैं तो ये कितना 4,545 यानी 4,545 इसकी टोटल अर्निंग है। प्रोजेक्ट बी की कितनी है, 2,000 है इसकी, एंड दिस। नाउ इफ यू लुक एट इट, क्या कर सकते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू की बेसिस पे आप क्या करेंगे, इफ यू एड दीज अप तो इनका टोटल कितना बन जाता है, 2.2 then 2.7 and then you got 1.4. if you add these up तो कितना बन जाता है,
अगर आप ये तीन का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आपकी फर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही 50,000 आपको 6.3 यानी राउंड अबाउट 6,300 समथिंग कमा के देगा एज कंपेयर टू दिस ना। और IRR की बेसिस पे अगर देखेंगे इसकी 20% है, देन यू गॉट दिस। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, एक तो नेट प्रेजेंट वैल्यू से के हिसाब से आप इसे सेग्रीगेट कर दे कि वैल्यू मैक्सिमाइज करनी। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से देखें तो इसका क्या 1.09, इसका 1.1 है। एंड इफ यू लुक एट दिस, तो इसमें देखें सबसे प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट कौन सा है, आपने हमेशा किसे प्रेफर करना है, प्रोजेक्ट ई सबसे पहली आपकी चॉइस होगी, देन यू वुड गो टू प्रोजेक्ट डी, और उसके बाद आपने क्या चॉइस लेनी है, प्रोजेक्ट सी। ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। और यही चीज नेट प्रेजेंट वैल्यू की अगर आप देखें तो ये दोनों क्या कह रही हैं, दे आर टेलिंग यू द सेम। लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या है, बिकॉज फंडिंग की, क्योंकि इसमें फंड आउटले कम है तो इतना अच्छा ओवरव्यू नहीं दे रहा। लेकिन इफ यू लुक एट इट, दैट इज मोस्ट प्रॉफिटेबल देन दिस और देन दिस। तो आप क्या करेंगे, दैट आप यू कैन ऑलवेज स्क्रैप दिस। आप कहेंगे नहीं, ये ए और बी हमने प्रोजेक्ट नहीं लेना। यही बात यहां पे भी की गई है, जस्ट फॉर सेक। नेट प्रेजेंट वैल्यू की अगर आप बात करेंगे तो बेस्ट टू वर्स्ट की अगर आप बात करें तो ये क्या कह रहा है कि ये नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज्यादा ये क्रिएट करके दे रही है, लेकिन इग्नोर क्या किया जा रहा है, आउटले। ओवरऑल एनपीवी इसकी सबसे ज्यादा है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि मेन प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि यू कैन ऑलवेज फंड आउटले को इग्नोर किया गया, लेकिन इनके आउटलेस को अगर आप ऐड करें तो दे वुड बी ज्यादा देन गोइंग फॉर दिस। आप ये कॉम्बिनेशन को भी ट्राई कर सकते हैं। IRR की अगर आप बात करते हैं तो सबसे हाईएस्ट IRR किसकी है, प्रोजेक्ट ई की है, देन यू गॉट प्रोजेक्ट डी, बी, ए एंड सी। अब देखें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो क्या है कि वही बात आती है कि जो हमने पहले भी डिस्कस की है। इसमें क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रैंकिंग ये बेहतरीन रैंकिंग प्रोड्यूस कर रही है इन द कॉन्टेक्स्ट कि आपके पास प्रीवियस एग्जांपल में यू हैड ओनली 50,000 थे आपके पास, और आपने क्या करना है कि ई में आपने इन्वेस्ट कर दिया 10,000। उसके बाद आपने दूसरे प्रोजेक्ट कौन सा था, दैट वाज प्रोजेक्ट डी। इसमें प्रोजेक्ट डी में आपने इन्वेस्ट किए 20,000। लेट मी पुट इट अप, एंड देन यू हैड प्रोजेक्ट सी, जैसा कि आपको इधर दिया गया है, जिसमें आपने कितने इन्वेस्ट कर दिए 20। तो आपने क्या किया, अपनी टोटल कैपिटल आउटले को भी पूरा कर दिया या उसकी रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा कर दिया। एंड नाउ इसके अलावा दूसरी चीज क्या है कि आपके कोई पैसा या कैपिटल जो है ये वेस्ट भी नहीं हो रहा और आपकी फर्म की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, सिंपली बिकॉज जैसे मैंने पहले आपको कहा कि इनकी नेट प्रेजेंट वैल्यूज को ऐड करेंगे तो इस तीन की कॉम्बिनेशन की जो थी दैट केम टू 6.3, ऑलमोस्ट 6.3 या 6,300 बन रही थी। दैट इज बेटर देन योर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए में 50,000 एक ही जगह पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो यू वुड बी ओनली गेटिंग 4,500। रीजंस अगर आप करें सॉफ्ट कैपिटल रैशनिंग के, देखें मैनेजमेंट इज अनविलिंग टू एक्सेप्ट बोरोइंग कंस्ट्रेंट्स। इसमें जो आते हैं बोरोइंग कंस्ट्रेंट्स में होते हैं बॉन्ड कॉवेनेंट्स इसे कहते हैं, या रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड बाय बॉन्ड होल्डर्स या डेट होल्डर्स। जब लोग आपको पैसा देते हैं तो आप पे कुछ पाबंदियां भी लगा सकते हैं कि आप किस किस जगह पे
किस किस लेवल पे या किस रिस्क लेवल के प्रोजेक्ट्स पे आप पैसा लगाएंगे या किस नेचर के प्रोजेक्ट पे लगाएंगे, सिंपली बिकॉज दे वांट टू सिक्योर देयर मनी। ये नहीं चाहते कि आपको पैसा दिया है तो आप जहां पे चाहें लगा दें, और अगर आपको लॉसेस होंगे तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि जो आपके बॉन्ड होल्डर्स हैं या जिन्होंने इन्वेस्टर्स हैं आपके, दे आर नॉट गोना गेट एनीथिंग बैक। और दूसरा क्या है, क्योंकि आपके पास मजबूरी आपकी ये होती है ओनर्स की कि दे डू नॉट हैव मनी, इतना पैसा उनके पास नहीं है कि वो अपनी जेब से लगा सकें, और उनके पास कोई और चॉइस भी नहीं है। दे वांट टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, इन दैट केस देयर ओन वेल्थ, तो दे वुड बी विलिंग कि ठीक है यार, अगर वो कोई हमें पैसा दे रहा है तो हमें भी उसकी कुछ बातें मान लेनी चाहिए। क्यों, अगर अब वो आपको पैसा नहीं देगा तो इसका क्या मतलब होगा कि आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह कंटिन्यू नहीं होंगे। एंड दिस इज योर बिहेवियरल इशू। बिहेवियरल इशू इन द सेंस इसलिए है कि यार हो सकता है कि मैनेजर क्या कहे कि कई लोग होते हैं जो कि कहेंगे यार वी आर विलिंग, यानी कि किसी की लेट सिंपल सी एग्जांपल है 50,000 तनख्वाह है तो वो कहेगा यार मैं 50,000 में गुजारा कर लूं, मुझे ज्यादा हैसल, या 9 to 5 जॉब है, 9 बजे जाता हूँ 5 बजे आ जाता हूँ, दैट्स फाइन। कि अगर आपको उसी बंदे को, शख्स को 60,000 की या 70,000 की जॉब ऑफर हो रही है, वो कहता है लेकिन मुझे लेट नाइट बैठना पड़ेगा या मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, वो क्या कहेगा, नहीं आई एम फाइन, मेरी जो तनख्वाह है मैं उसी हाल में खुश हूँ और इस वजह से मैं फर्दर इसमें अपनी जिंदगी में मुश्किलात क्यों डालूं। यही प्रॉब्लम है कि ये दैट पर्सन वुड बी सेटिस्फाई कि जो उसे मिल रहा है उसी पे खुश है। द अदर वन वुड बी, दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है कि कई बंदे शख्स या लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी अगर 9 to 5 जॉब है लेकिन दे वुड ऑलवेज बी लुकिंग फॉर पार्ट टाइम जॉब, सिंपली बिकॉज दे वुड से, उनका ये कहना होगा कि शाम का टाइम जो हम घर पे बैठ के वेस्ट करते हैं, व्हाई नॉट वी अर्न समथिंग, कि हम थोड़ा सा इसमें कोई कोर्स कर ले, कुछ ऐसा करें कि फ्यूचर में जाके हम अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करें। एक उस वही जॉब दूसरे शख्स को मिलती है जो डायनामिक है या मैक्सिमाइजर है, वो क्या कहेगा कि ठीक है यार थोड़ी देर एक्स्ट्रा ही बैठना है तो लेकिन मेरी तनख्वाह भी काफी बढ़ जाएगी या मेरा इम्पैक्ट या मेरे यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो जाएगी टाइम की। और दूसरी चीज क्या है, क्या बेशक मैनेजर्स हैं लेकिन क्या हो सकता है कि दे माइट से कि यार प्रैक्टिकली ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा पर्सनल लेवल पे भी, और हो सकता है कि इसमें कोई और इश्यूज भी आ जाए कि अगर आप वर्कर्स आपके विलिंग ना हो या इस तरह की, या मैनेजर खुद ही विलिंग ना हो कि यार मुझे इतनी टेंशन लेने की क्या पड़ी है, या मुझसे ये मैनेज नहीं होगा, और अगर मैनेज नहीं होगा तो आई मे मैस अप, और मैस अप हो जाता है तो ब्लेम मुझ पे आएगा एज अ मैनेजर। और द लास्ट थिंग, हो सकता है कि कई लोग ऐसे होंगे प्रोफेशनल माल कंटेंट्स उन्हें कहते हैं, या कई लोग ऐसे होंगे जो कभी भी किसी चीज पर बिलीव नहीं करेंगे। मैनेजर ये कह सकते हैं या आपकी मैनेजमेंट के, या ठीक है आप लोगों ने नंबर तो दिए हैं कि जी नेक्स्ट ईयर में हमारी इतनी सेल होगी, इतना हम रेवेन्यू अर्न करेंगे, लेकिन वो प्रॉब्लम ये आ सकती है कि वो उनके नजदीक ये परसेप्शन होगी कि यार नंबर्स डू नॉट एड अप, ये पॉसिबल नहीं है, इफ इट्स टू गुड टू बी ट्रू, ये सही नहीं है, या दे डू नॉट बिलीव ऑन नंबर्स, उनके कोई और मोटिव्स या ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे। Few questions which we have already answered कि क्या करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव, वंस अगेन ऑब्जेक्टिव इसमें दोबारा मेंशन किया, दैट इज सॉर्ट ऑफ ये आपके पास फर्दर वही आर्ग्यूमेंट्स है, डिस्कशन पॉइंट्स है, आई पुट दोज इन सिंपली बिकॉज ताकि यू कीप ऑन रिमाइंडिंग योरसेल्फ, ये आपको रिमाइंडर होता रहे कि दीज आर मैक्सिमाइज, जैसे ये वन इन रेड, ये क्या है ऑब्जेक्टिव, मेजर या मेन ऑब्जेक्टिव है फर्म का। देखें ये आपके पास एक एग्जांपल दी गई है जिसमें एज यू कैन सी, इसमें देखें आपके पास सिमिलर सिनेरियो है लेकिन ये दिस इज बिट शॉर्ट एग्जांपल।
इसमें एक जो चीज है कि हर साल आपके पास क्या है, यू गॉट अवेलेबल फंड, फंडिंग की रिस्ट्रिक्शन है आप पे, और रिस्ट्रिक्शन कितनी है, दैट इज यू गॉट 20 मिलियन ऑफ फंड्स। और इसमें प्रोजेक्ट यू गॉट 3 प्रोजेक्ट्स 1, 2 एंड 3। इनिशियल आउटले कितना है, दैट इज योर इनिशियल आउटले या नेगेटिव जो कैश फ्लोज हैं, आउटलेज हैं, दे आर प्रोजेक्ट 1 का -20 है। देन यू गॉट दीज आर योर कैश फ्लोज, कैश फ्लो इन ईयर 1 एंड ईयर 2। इसमें देखें प्रोजेक्ट 1 की अगर आप बात करते हैं तो इसमें क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी 50 है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इसका कितना है 3.53। एंड देन यू गॉट प्रोजेक्ट 2 एंड 3। प्रोजेक्ट 2 एंड 3 का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या है, इससे ज्यादा है या मोर तो नहीं, आई वुड से इट्स बेटर। एंड देन यू गॉट नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर इन दो को आप ऐड करेंगे, बेस्ट चॉइस क्या होगी, बेस्ट ऑप्शन क्या है, रादर देन गोइंग फॉर इंडिविजुअल दिस प्रोजेक्ट, आप इन दो को ऐड कर लें एंड देन दैट वुड मीन कि आपकी एक तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सुपीरियर, दूसरा आपकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करेगा। इस एग्जांपल को ऑलवेज टेक इट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस रेड पॉइंट, ये जो रेड किया गया, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो। You got the similar example here, which I would not discuss simply because इसमें कोई further वो for sake of practice they are given to you for sake of practice, come up with the argument, जो भी आपने valid argument समझते हैं, या वो you can always go for them, या you can think about it in context of previous examples. लेकिन पॉइंट्स टू रिमेंबर जो हमेशा आपने याद रखने हैं, कैपिटल रैशनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज गुड फॉर सिंगल पीरियड, एक पीरियड के प्रोजेक्ट के लिए तो ठीक है। कोई लेकिन अगर मल्टीपल पीरियड प्रोजेक्ट्स हों, जैसे इसमें था, if you look at this example, that would explain that explains it all. You just need to do, आप लोगों ने करना क्या है कि इस एग्जाम्पल को इस पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, देन यू गेट एन आइडिया कि यार व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट हियर। इसमें देखें एक गोल सीक का आपको बताया गया है, दैट इज एक्सेल का फंक्शन है जिससे आप ये चीजें डिटरमिन कर सकते हैं, जो लेटर ऑन हम डिस्कशन में लेके आएंगे। और रियल लाइफ में क्या है, कंपनीज डोंट यूज प्रोग्राम सॉफ्टवेयर टू सिलेक्ट प्रोजेक्ट। इसका ये मतलब नहीं है कि कंपनीज प्रोग्राम्स वगैरह पे बेस नहीं करती, कैलकुलेशन पे हमेशा बेस करती हैं, लेकिन दे गॉट अदर फैक्टर्स, दूसरे यू गॉट अदर फैक्टर्स एज वेल, दूसरे फैक्टर्स भी आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर जो पहले हमने कहा था कि रादर देन अगर आप सिंगल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते दैट वुड बी इजी टू मैनेज रादर देन मैनेजिंग 2 और 3 प्रोजेक्ट्स सिमल्टेनियसली, या एक साथ 3 प्रोजेक्ट को मैनेज करना प्रॉब्लम होगा और एक प्रोजेक्ट को मैनेज करना इट मे बी लेस ऑफ अ प्रॉब्लम। ह्यूमन रिसोर्स के कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं, दूसरे मैनेजमेंट कंस्ट्रेंट्स भी आप पे आ सकते हैं, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स यू हैव टू लुक for about, and that is going to be our last topic of discussion for today's lecture. Inshallah in next lecture हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन just to give you an overview, valuation by multiples, what is it? यह कई बार होगा कि मल्टीपल्स के यू नीड फॉर पर्पज ऑफ वैल्यूएशन, आपके पास फाइनेंशियल डाटा पूरा अवेलेबल नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कंपेयर करना है, मैं कहता हूं CIIT, यू कैन कंपेयर, क्योंकि इसके पास आपके पास पूरा डाटा नहीं है, तो आप इसे कंपेयर किससे कर सकते हैं। लेट्स से
आई वुड से इज मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी से कॉमसेट्स को अगर कंपेयर करें तो उसमें क्या होगा, इसमें डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जो कि आप देखेंगे फॉर पर्पज ऑफ कंपैरिजन। एंड द सेम थिंग इज फॉर कंपनीज। अगर आपने कंपेयर करना है सिमिलर साइज्ड कंपनीज को आप कंपेयर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, रेवेन्यूज एक्सेट्रा, इन बेसिस पे आप उन्हें कंपेयर कर सकते हैं गिवन अगर आपके पास फुल फाइनेंशियल डाटा अवेलेबल नहीं है तो। इसमें देखें अर्निंग्स को आप कंपेयर कर सकते हैं बाय स्टैंडर्ड मल्टीपल जैसे जनरल एवरेज, ग्रुप कंपेरेबल एंड अदर्स। उसमें क्या कर सकते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक कंपनी जिसके आपके पास फाइनेंशियल डिटेल्स नहीं है, आपने उसे कंपेयर किससे करेंगे, सिमिलर साइज कंपनी से कंपेयर करेंगे या ग्रुप ऑफ कंपनी से कंपेयर करेंगे। आप उनकी एवरेज ले लेंगे एंड देन यू वुड कंपेयर दैट कंपनी के उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। रीजन क्या है वी आर गोइंग टू डिस्कस इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर, लेकिन जो सिंपल सी इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि यू हैव टू कीप इन माइंड फ्यू थिंग्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू डू नॉट कंपेयर अ लार्ज कंपनी विथ स्मॉल कंपनी। और अगर आपने कंपेयर करना भी है तो क्या करेंगे, सिमिलर साइज कंपनीज और सिमिलर इंडस्ट्री वगैरह का भी आपने ख्याल करना है। डिफरेंट इंडस्ट्री होगी तो डायनामिक्स कंपनी के डिफरेंट हो जाते हैं। और क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए क्या आ जाएगी कि यू कैन नॉट कंपेयर अ कंपनी इन एजुकेशन सेक्टर विद दैट ऑफ ऑयल एंड गैस सेक्टर, या फिर ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक OGDCL है, उसे आप कोई नई छोटी सी कंपनी से कंपेयर नहीं करेंगे, या उसे किसी बैंक से, बैंक अल-फलाह को आपने कंपेयर करना है तो यू हैव टू लुक एट सिमिलर बैंक, लेट्स सपोज MCB से कंपेयर कर लेंगे। इफ यू कंपेयर इट विथ OGDCL और लेट्स से यूनिलीवर जो कि फास्ट FMCG सेक्टर में काम कर रही है तो उनका कोई कंपैरिजन नहीं होगा। ऑल्दो हो सकता है कैपिटल स्ट्रक्चर या सेम साइज हो उनका विद रिस्पेक्ट टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन क्या होगा स्टिल इंडस्ट्रियल डायनामिक्स बहुत डिफरेंट हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज वन ऑफ द मल्टीपल्स जो कि आप यूज कर सकते हैं। उसमें आपने दो तीन चीजें देखनी है कि अजम्पशन हमने क्या लेनी है कि टैक्स हैव कंपेरेबल टैक्स रेट्स एंड शेयर होल्डर्स, यानी कि शेयर होल्डिंग और टैक्स रेट सेम होगा। डेट टू इक्विटी रेशियो सिमिलर होंगी, नॉट सेम एक्चुअली, दैट वुड बी सिमिलर, यानी कि एक तरह की ही होंगी। शेयर होल्डिंग से मुराद ये है कि एक के अगर कैपिटल जो है लेट्स से मार्केट कैपिटलाइजेशन कैपिटल है 100 या 1000 मिलियन, तो सेकंड वन का भी कितना होगा राउंड अबाउट लेट्स से 990 मिलियन है, और थर्ड अगर कंपनी लेनी है तो दैट वुड बी इन रीजन ऑफ 920 मिलियन। एग्जैक्टली सेम नहीं है लेकिन दे आर इन द सेम लीग। एंड वर्किंग कैपिटल एंड फंडिंग पॉलिसीज, अगर ये इनकी फंडिंग पॉलिसीज इन रियल लाइफ इंडस्ट्री में दे आर नॉट दैट मच डिफरेंट। सो दैट्स the end of lecture for today. Inshallah in next lecture we're going to take this topic further और इसके dynamics और इसके valuation के से related दूसरी चीजें भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड कंपेरेबल्स के लिए हम ये भी देखेंगे कि हाउ डू यू कंपेयर दिस, ये किस तरह कंपेयर किया जा सकता है इन प्रैक्टिकल सिनेरियो और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग। एंड दैट्स अबाउट इट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।